गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में मूल अधिकार के जो दूसरा पार्ट था उसको समाप्त कर लिया है ना। तो अब हमारा बचा हुआ है इसके पीवाईक्यू करने के लिए। तो आइए इसके पीवाईक्यू करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है तकरीबन 142 सवाल अभी तक मूल अधिकार से पूछे गए हैं, आपके यूपीएससी में, आपके स्टेट पीसीएस में और आपके आरओ में, और जो आपका यूडीएलडी होता है या जो आपका लोअर की वैकेंसी आती है, बीओ की वैकेंसी आती है, तो इन सबको मिला करके जो है तकरीबन 142 सवाल अभी तक पूछे गए हैं। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 को, उसके बाद फिर आएंगे सवाल नंबर 1 और 2 पे बाद में आएंगे, है ना। चलो, कौन आ गया भाई? चलिए ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 4, उसके बाद फिर सवाल नंबर 1 2 पे आएंगे, है ना। चलो देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 4 में क्या लिखा गया है कि मौलिक अधिकार हैं। कैसे अधिकार हैं मौलिक अधिकार? बोलो भाई। अभी आपने पीडीएफ में पढ़ा था ना कि मौलिक अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य हैं, है ना। मतलब इसके लिए आप मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट कचहरी कर सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो कैसा अधिकार है? ये वाद योग्य है, ठीक है, आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। और ये पूछा गया है मध्य प्रदेश पीछे 2013 में, ठीक। चलो, इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। सवाल नंबर 5 देखो कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि पहला क्या लिखा है कि यह संविधान में उल्लिखित होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, संविधान में उल्लिखित है, इस नाते जो है ये मूल अधिकार है। दूसरा कह रहा कि प्रजातांत्रिक होता है, पता नहीं भाई, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है प्रजातांत्रिक में, है ना। लोक कल्याणकारी हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए हम ऐसे लगा देंगे डॉट, है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। नंबर 4 कह रहा है कि यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है, क्यों? क्योंकि आपके पीडीएफ में हमने बता दिया पहले ही। उसके बाद कह रहा कि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, यह बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखो, एक सही है, एक सही है, 4 सही और 5 सही, अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो तो उसको लगा दीजिए। तो देखो, पहले में नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरे में मिल रहा है, सी वाले में, है ना। एक सही, 4 सही और 5 सही, तो अगर ये तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपका जो सवाल ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। और ये पूछा गया कहाँ पे? छत्तीसगढ़ पीछे 2017 में। देखिए, संविधान का जो अधिकार हमारे वो मूल अधिकार हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि ये संविधान में उल्लिखित है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, यह भी बात सही है। तीसरा है कि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि यह प्रजातांत्रिक होता है और लोक कल्याणकारी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस नाते हम इन दोनों को नहीं लेंगे, तो 2 और 3 को नहीं लेंगे। तो 2 और 3 जहाँ जहाँ होगा उसको हम काट करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 4 और 5 हो गया। अब देखो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। क्या ये बात सही है? नहीं सही है। इसको निलंबित किया जा सकता है कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तब, ठीक है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से कभी नहीं, राष्ट्रपति के निर्देश से होता है, ठीक है। तीसरी बात कह रहा कि राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं भाई, मतलब इच्छा क्या मतलब? जब उनका मन करेगा तब वो लगा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाए तब लगाता है, ठीक है। तो इच्छा पर नहीं होगा और प्रधानमंत्री के निर्देश पर भी नहीं होगा, ठीक। अब चौथा ऑप्शन है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। तो ये आपका पूछा गया है लोअर 2002 में, है ना। तो यही प्रकार, तो ये जो आपका ऑप्शन डी वाला है वही सही होगा। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 7 में देखो भाई क्या लिखा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए। चलिए ठीक है, क्या कर लेते हैं। पहला कह रहा कि ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी देता है, यह बात आपके पीडीएफ में लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध, यह भी बात बिल्कुल सही है, इसमें कुछ कहने नहीं है। तीसरी बात ये कह रहा है कि सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होते हैं, यह बात भी पीडीएफ में लिखी है, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मूल अधिकारों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होते हैं, बिल्कुल सही है। चौथी बात ये कहा जा रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यह बात गलत है, बिल की भांति ही हैं, ठीक है। तो जो नहीं लिखा है इस वजह से ये जो वाला है चौथा ये नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 4 है तहाँ तहाँ काट दो, 4 यहाँ पे है काट दो, यहाँ पे 4 है ये नहीं है तो मतलब ये तो नहीं होगा। अब देखो 1, 2 और 3 कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे तीनों मिल जाए उसी वही सही है। तो पहले में है नहीं 1, 2, 3, यहाँ पर भी नहीं 1, 2, 3 है, यहीं पे आपका मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, थोड़ा सा सवाल नंबर 1 और 2 की और 3 की, है ना, क्योंकि 4 से शुरुआत ही किए थे। चलिए अब देखो इसमें सवाल नंबर 1 में क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। मतलब कौन ऐसा है जो आपकी स्वतंत्रता को क्या करता है, नियमित करता है कि हाँ आप वास्तव में स्वतंत्र हैं, ठीक। ये सवाल पूछा गया 2021 के आईएएस परीक्षा में, ठीक है। पहला कह रहा है कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, पता नहीं भाई। निर्वाचित सरकार, ये तो कभी ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। शक्तियों का केंद्रीकरण, ये बात बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि अगर शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी शिक्षा विभाग में कोई आपको काम करना है तो सारा फैसला क्या मंत्री ही लेगा? क्या बीएसए के के पास पावर नहीं है, एसडीआई के पास पावर नहीं है? अगर छोटे मोटे कामों के लिए अगर एसडीआई अपने अपने हाथ में थोड़ी सी पावर रखता है या बीएसए रखता है या इसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, ठीक है, निदेशक साहब हैं, तो अगर इन लोगों के पास शक्तियां होंगी तो काम थोड़ा जल्दी होगा। और अगर सिर्फ शक्तियां सिर्फ एक व्यक्ति के पास होगी, जैसे जो सबसे ऊपर का अधिकारी होगा या जो मंत्री होंगे उनके पास होगा, तब फिर बहुत समस्याएं आएंगी। तो यही बात लिखा गया है कि केंद्रीकरण वाली, अगर केंद्रीकरण होता है, ठीक है, तब समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर विकेंद्रीकरण होता है या पृथक पृथककरण होता है, ठीक है, तो वो जो है आपके लिए और अच्छा होगा और उससे आप और ज़्यादा स्वतंत्रता महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपकी लिखी गई है ऑप्शन नंबर 4 में, शक्तियों का पृथककरण, है ना, ये आपका ऑप्शन सही होगा। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे जो भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। यहाँ हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर देखो 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। सबसे पहली बात पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, बिल्कुल सही बात, इसमें कुछ कहने नहीं है। आप जब एनसीईआरटी उठाओगे तो पहली लाइन आपको यही मिलेगी, ठीक। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मूल अधिकार जो 1935 में लिखे गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। और 42 में भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी उठाओगे तो पहली लाइन में यही बात लिखी है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सवाल नंबर 3 जो रट्टा मारने वाला है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। तो किस व्यक्ति ने कहा, इसको आप रट्टा मार लो। इसको कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ने, ठीक है। तो इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए। सवाल नंबर 3 का डी ऑप्शन सही है ना। इसको आप लोग जो है अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, है ना। चलो बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 7 तक हो गया था। बात करते हैं 8 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो किसमें किए गए भाई, आप सबको पता है 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको रट्टा मारो, सब आपको लिखा गया है, आपको पीडीएफ में दिया गया है ना। चलिए, और ये जो आपका बीपीएससी में लोअर पीसीएल में हर जगह पूछा गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अथवा कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ये आपका होता है अनुच्छेद 13। इसको आप लोग रट्टा मान लीजिए, है ना। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये बात कुछ और है, उसी को घुमाया गया है। बात क्या थी उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए तो देखिए अनुच्छेद 13 में क्या बात कही गई है, उसी को आप लोग समझ लीजिए।
देखिए अनुच्छेद 13 में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 13 देखो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, ठीक है, अथवा इसको हम न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करके या थोड़ा सा बदल करके यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता देता है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बनाए गए नियमों को प्राथमिकता देगा, प्राथमिकता नहीं देगा, इसका मतलब क्या है कि आप उसकी अवमानना कर रहे हैं, तो अवमानना तो करना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद नंबर 13 में बात कही जा रही है। तो इसको आप समझ पाइए तो समझ लीजिए, नहीं समझ पाइए तो रट्टा मार लीजिए, है ना। और ये जो आपका बिहार 2001 का सवाल है। इसके बाद फिर देखते हैं हम सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है भाई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता, ये देखो बहुत सही बात कह रहा है कि किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो किसके बारे में करता है भाई, मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है। ये चीज़ है, ये पूछा गया है 1999 में यूपी पीसीएस प्री में। अब देखो भाई यही सवाल आपका 1999 में आ रहा है, फिर उसी के 2 साल बाद आपके बिहार में पूछा जा रहा है सेम सवाल अनुच्छेद 13 को लेकर के ही, लेकिन सवाल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सबको समझने का प्रयास किया करिए। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, और वो कौन से समता की बात कर रहा है भाई, तो समता का आपका वो केवल अनुच्छेद पूछ लिया है, तो 14 से 18 ये आपको याद रहना चाहिए। ये देखो IAS 2002 में पूछा गया है, लोअर 15 में पूछा गया, और यारो 2014 में पूछा गया है, ठीक है। सिर्फ अनुच्छेद की बात कर रहा है, और इसके बारे में देखो यहाँ पे डिटेल में जानकारी लिखी हुई है, ठीक। चलो अब देखते हैं सवाल नंबर 12 कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत हुआ है। समता किसके अंतर्गत हुआ है भाई बताओ, 14 में भी है, 15 में भी है और 16 में भी है, तो 2 में भी है, 3 में भी है और 4 में भी, केवल 1 में नहीं है। तो देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, हाँ देखो ऑप्शन में इस तरह से दिया है, सी वाला 2, 3 और 4 पहले में नहीं है, तो ये आपका जो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इसमें क्या कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में भाई क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, बोलो भाई। विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध का मतलब ये हुआ कि हमको जो है क्या कर रहा है कि हम जो है क्या कहते हैं समता के अधिकार की बात यहाँ पे हो रही है। तो समता का अधिकार जो होता है वो आपका आता है अनुच्छेद 14 में, ठीक है। तो उसी की बात हो रही, बस यहाँ पे केवल जो है सेंटेंस घुमाया गया है। तो इसको भी आप सेम सेंटेंस अपनी किताब अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है कौन, अनुच्छेद 14, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप या सरकार या अधिकारी अपने मनमाने तरीके से लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सबके लिए समान व्यवहार करेंगे, यही बात यहाँ पे लिखी जा रही है। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि आप क्या हैं, आप पर नियंत्रण किया जा रहा है, नहीं तो अगर ये अधिकार ना होता तो लोग भेदभाव करना स्टार्ट कर देते। लेकिन समता का अधिकार ही कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बात कह रही है। तो आपका जो है सवाल नंबर 13। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। इसमें क्या बात है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, बताओ भाई कौन सा है, तो 14 है, सबको पता है, कुछ कहना नहीं है। 15वां देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण किसमें कहा गया है, 14 में कहा गया, सबको पता है ना। ये आपका पीसीएस मेंस का सवाल था 14वां, और 15वां था छत्तीसगढ़ पीसीएस का, है ना। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा टफ सवाल, IAS 2021 का सवाल पूछा गया है। सवाल नंबर 16, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो कि
जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित, देखो यही बात जो बात यहाँ लिखी गई है, कहाँ गया, विधायन पर पूर्ण, देखो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, वही उसी सेंटेंस को यहाँ पर मॉडिफाई करके इस सेंटेंस में चेंज कर दिया गया है कि अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। मतलब ये है कि आप जो है नियंत्रित रहिए, आप अनियंत्रित मत रहिए कि आप किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, ठीक है। ये बात भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है, 14 में करता है, ठीक है। बात है समानता की, है ना। लेकिन अब इसी समानता को देखो सवाल नंबर 14 में किस प्रकार से लिखा गया और सवाल नंबर 16 में किस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसों को आप समझने का प्रयास करिएगा, है ना। चलिए बात करते हैं 17 की। चलो अब देखिए ये भी थोड़ा अच्छा सवाल आ गया है। सवाल नंबर 17 कहाँ पूछा गया, बीपीएससी 2020। देखो सारे के सारे सवाल आपके लेटेस्ट हैं, ठीक है, सारे सवाल लेटेस्ट हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है, बताओ भाई क्या मतलब होता है। सभी के लिए एक कानून, ये बात तो बिल्कुल सही है, और सभी के लिए एक ही न्याय तंत्र। ऐसा नहीं कि किसी के लिए न्याय तंत्र अलग होगा या हमारे लिए अलग या आपके लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। तो सबके लिए क्या, कानून भी समान और न्याय तंत्र भी समान। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि सभी के लिए कानून समान, तो ठीक है, सभी के लिए एक ही राज्य, ऐसा नहीं, राज्य तो अलग अलग हो ही सकते हैं, ठीक है। सी वाले में कह रहा है कि सभी के लिए एक राज्य, ऐसा थोड़ी होता है एक राज्य और सभी के लिए न्यायतंत्र, छोड़ो उसको। डी वाले में कह रहा है कि सभी के लिए एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऐसा नहीं होता है। तो मिला कौन हमको, ए वाला मिला। तो यही आपका ऑप्शन देखो यहाँ पे लिखा भी है, सी वाला, सॉरी ए वाला ऑप्शन जो है सही है। बीपीएससी 2020 में पूछा गया सवाल है। विधि का नियम क्या है, विधि का नियम क्या कहता है भाई, कि सभी के लिए एक ही कानून होगा और सभी के लिए एक ही न्याय व्यवस्था होगी, ठीक है, ये बात कही जा रही है। बात कर रहे हैं 18 की। धर्म आदि के अब देखिए भाई, धर्म की जहाँ पे बात होगी, अब ये देखो सवाल आपके फंसाने वाला है, ठीक है। धर्म लिंग के आधार पर आपके समता की बात होगी और एक जगह है कि धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप लोग जानते रहिएगा, है ना। चलो अभी देखो फंसने का दिक्कत आएगी यहाँ पे। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो पूछ रहा है कि 15 किसके अधीन है, मतलब किसके अंतर्गत आता है, तो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये तो आपको पता ही है कि समता के अधिकार का जो है वो कहाँ से कहाँ तक है भाई, 14 से 18, ठीक है, 14 से 18 के बीच में होता है ना समता का अधिकार। तो उसी में जो है कि पूछ रहा कि अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत आता है, तो समता के समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये पूछा कब गया है, 95 यूपीएससी, ठीक। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 19। देखिए ये बात भी आपके पीडीएफ में लिखी गई है, जो आपको क्लास की पीडीएफ मिली थी उसमें भी ये बात लिखी गई है कि मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन लिखो चाहे दोराई राजन लिखो, बातें कही है। 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। ये मुकदमा क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अगर कोई सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो उसको थोड़ा सा आरक्षण दे दिया जाए। और यही जो है पहला आपका जो पहला फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और तब आपको जो है थोड़ा सा जो है समता का अधिकार जोड़ दिया गया था। इसमें देखो क्या क्या बात कही जा रही है, ऑप्शन देखो क्या क्या है। कह रहा विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा कह रहा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, छोड़ो इसको। उसके बाद देखो को कह रहा है कि सी वाला अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, तो अस्पृश्यता की तो बातें नहीं उसमें नहीं हुई थी, ठीक है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी बात उसमें नहीं हुई थी। तो बात हुई कि किसकी थी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो पहले एक बार देख लो फिर बताते हैं। तो बी में क्या लिखा कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की बात कही गई थी। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार को इसको लिखा गया है कि मद्रास राज्य बनाम चंपक दुराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया।
ठीक है, भेदभाव तो हो रहा है लेकिन ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। भाई आप किसी को आरक्षण दे करके आगे ला रहे हो और किसी को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है तो भेदभाव तो हो रहा है, लेकिन यह जो भेदभाव है ये समाज में अच्छा समाज को और अच्छा करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए जो है इसमें संशोधन किया गया। किसमें? 15 में। और क्या जोड़ा गया था? 15(4), ये हमने आपको कल ही बताया था कि उसमें 15(4) जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? देखो 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने का प्रावधान किया गया। तो यही बात जो हमने आपसे कल बताई थी 15(4), इस पर बहुत जोर दिया था। ठीक है ना। भेदभाव की बात तो हो सकती है, इसको हम मानते हैं, ठीक है, आप भी मानते हैं कि इसके जो है विरुद्ध अधिकार होगा, लेकिन इससे जो है समाज में आपको फ़ायदा भी तो मिल रहा है। जो लोग शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको आप क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सही है। ये आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, और उसी में जो इस बात को जोड़ दिया गया था 15 के चौथे में। ठीक, चलिए, ये आपका 97% का सवाल पूछा गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 20, और ये सवाल आपका है उत्तराखंड पीछे 2012 का। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त की भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था या सुविधा दी गई है? बताओ भाई। अनुच्छेद 15 के 5 में जोड़ा गया। अभी कल ही बताए थे कि चाहे कोई सरकारी विद्यालय हो चाहे कोई प्राइवेट विद्यालय हो, उसमें एक निश्चित कोटा आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात, तो ये 5 में जोड़ा गया है, 15 के 5 में, और अभी जल्दी ही ये आपका जो है शामिल हुआ है। ठीक है ना। ये देखिए अनुच्छेद आपका 15 के 5 में जोड़ा गया। ये बात हमने आपको पीडीएफ में लिख दी थी कि 93 में संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में 5 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। तो यार सारी बातें तो आपके पीडीएफ में मिल रही हैं, तो साथ ही पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़िए ध्यान से। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू सारे पीवाईक्यू इसी पीडीएफ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें सारी एनसीईआरटी को छान करके आपको उसमें मैटर डाल दिया गया है। जितने भी स्टैंडर्ड किताबें थी वहाँ से भी आपको वहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, तो इन दो बातों पे ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 19 और 20। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया, और उसमें जो है 15 का में 4 जो चौथा है वो जोड़ा गया, और इसके तहत जो है उनको आगे लाए जाने का प्रयास किया गया। दूसरी बात, वहीं जो है 93वां संशोधन 2005 में किया गया, उसमें क्या बात कही गई कि अब जो है चाहे कोई सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, ठीक है, उसमें आपको एक निश्चित कोटा देना पड़ेगा। तो ये दोनों सवाल आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि ये साल जो है आपके आरक्षण पे बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, तो जब चर्चाएं हो रही हैं तो ये सवाल आने की संभावना भी बनती है। ठीक, चलो बच्चों आगे देखते हैं सवाल नंबर 21। 21 में क्या कहा जा रहा है भाई? संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? बताओ भाई, किस में किए गए हैं? 15 के 4 और 16 के 4 में किए गए हैं। इसको रट्टा मार लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखो इसी से संबंधित एक सवाल आगे भी मिलेगा, अभी और मजा आएगी। अब दो सवाल थोड़े टफ किए जा रहे हैं। कह रहा है कि ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो किसके तहत मिला है? 13 में तो मिलेगा नहीं, आपको पता है। ठीक है, 15 14 हो गया। अब 15 में किसके तहत मिला है? ये देखो यहाँ पे लिखा 15 के 4 में, जो भी ऊपर बात कही गई है, और 16 के भी 4 में बात कही गई है। तो 16 के 4 में बदलाव करके ही क्या जोड़ा गया आपका? ये देखिए, आइए इसको हम लोग पीडीएफ में देखते हैं। ठीक है, ये 15(4) तो आपको समझ में आ गया। 16(4) की जो बात लिखी गई है वो पीडीएफ में कहाँ लिखी गई, इसको देख लेते हैं। ये देखिए,
ये देखिए, ये अनुच्छेद 16 आपका है। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 3, इसमें क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 16 का 4 क्या कहता है, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का उपबंध कर सकेगा, यदि वह वर्ग पिछड़ा हुआ है अथवा राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 16 का 4 और 15 का 4 ये दोनों किसके लिए है, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात कह रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो कौन कौन से हैं, 15 का 4 है और 16 का 4। ठीक है, तो इन सबको आप रट्टा अच्छे से मान लीजिए क्योंकि ये सब सवाल अच्छे भी हैं, टफ भी हैं। ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस हैं, है ना। चलिए बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। ये आपका उत्तराखंड पीसा 2016 का सवाल है। बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। 22 में देखो भाई क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। चलो भैया, 15 करेगा पता नहीं, 16 1 16 2, उसके बाद कह रहा है कि अनुच्छेद 16 3, अनुच्छेद फिर कह रहा है डी अनुच्छेद 16 3 4 और 5। अब बताइए, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन की जब बात आएगी तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अनुच्छेद 16 में पहुँच जाएंगे। ठीक, लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति देता है। ये आपके देता है अनुच्छेद 16 1 और 16 2, और ये बात आपके पीडीएफ में मेंशन की गई है। इसमें आपको दो ही बातें बताई भी गई हैं। ये देखिए अनुच्छेद 16 1 और 16 2, यहाँ देखिए अनुच्छेद 16 1 की बात हो रही है यहाँ पर, और अनुच्छेद 16 2 की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यही वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन है ना। तो जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की बात कर रहा है। कौन कौन, अनुच्छेद 16 1 और 16 2। अब थोड़ा सा अच्छा इसको हम डिस्क्राइब भी कर दें, थोड़ा सा संतुष्टि नहीं मिल रही है तो थोड़ा समझ लीजिए क्या कह रहा है। इसमें देखो बात कह रहा है कि 16 1 में कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। बात एक हो गई। दूसरा कह रहा है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा तथा उनमें विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक बात और लिखी है कि 15 के विभेद के प्रतिषेध में साथ साथ दो अन्य बातें भी जोड़ दी गई थी। कौन सा, निवास और वंशानुक्रम। तो जो 16 1 और जो 16 2 है यही जो आपके नियोजन में समानता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 1 और 16 2, ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। चलो भाई, सवाल नंबर 23 ये पूछा गया पीसीएस मेंस 2008। सवाल नंबर 23 कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता, ये बात बिल्कुल सही है। अवसर की समानता, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सामाजिक समानता, ये बात बिल्कुल सही है। तो जब 3 ठो सही है तो ये वाला आपका गलत होगा। आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है। अब ये इसका मतलब ये होता है कि सारे लोग एक बराबर, जितना पैसा अंबानी साहब के पास उतना पैसा हमारे पास, तो ऐसा संभव है, नहीं संभव है। तो जब नहीं संभव है तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि संविधान में जो है आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है। हाँ, आप सामाजिक रूप से समान हैं। भाई देखो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा ना कि आप ऊँच हैं हम नीच हैं, या हम ऊँच हैं आप नीच हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सामाजिक समानता आपकी यही है। ठीक है, कानून के समक्ष आप समान है, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, और अवसर की समानता के लिए आपके अनुच्छेद 16 है ही है। ठीक है ना, तो 3 तो आपके हैं और ये होने भी चाहिए। लेकिन जो आर्थिक रूप से समानता है यह बात नहीं ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। जब सब बराबर तो काम कौन करेगा, है कि नहीं। चलिए खैर, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, है ना, ये ऑप्शन नंबर डी।
अब हम बात कर लेते हैं अब सवाल नंबर 24 की। चलो भाई, क्या लिखा इसमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि राज्य, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पीछे है, तो उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राज्य उसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बना सकता है। वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है। अब इसका रीजन क्या है? ये तो आपका कथन है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रत्याशित की जाएगी। मतलब लोगों में समानता की भावना होनी चाहिए, इसके नाते ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो यह भी सेंटेंस सही है और इसका जो रीजन है वह भी सही है। तो अब जो बात जहाँ लिखी है उसी को सही कर दो। ए सही, आर गलत, ई नहीं होगा, एक लता ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों सही हैं, यहाँ पर भी दोनों सही हैं। और उसके बाद कह रहा है किंतु ए सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये बात गलत है, सही स्पष्टीकरण है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी, हाँ देखो यहाँ तो डी लिखा भी है, ठीक है। ये सवाल आपका सही है। ये पूछा गया किसमें? 2016 के मेंस में। आप एक बार जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, साथ में आप इसके बाद फिर से आप इन्हीं सवालों को एक बार खुद से ट्राई करिएगा और उसके बाद पढ़िएगा, समझिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा। जो चीज़ें आपको मान लीजिए कुछ नई चीज़ मिल रही है या कुछ नए सेंटेंस मिल जा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप वही सेंटेंस अपने किताब में, कॉपी में नोट भी कर लीजिए, है ना, ताकि अगर वो कभी भविष्य में सेंटेंस रिपीट हुआ या आपके एग्जाम में आया तो फिर आपको दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, तो इसके बाद जो बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखो और डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। सवाल नंबर 25 की बात करते हैं। सवाल नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया? बताओ भाई, कौन बनाया था? समाजवादी शब्द, बिल्कुल सही बात। समाजवादी शब्द ये कहता है कि समाज में सारे लोग बराबर होने चाहिए, ठीक। उसके बाद ए को संविधान, मतलब ए मतलब इसको ये समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिला करके पढ़ना, ठीक बात है। फिर कह रहा है कि ए को ही जो है संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिला करके पढ़ना, ये भी बात सही है। अब ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ए बी सी तीनों को एक साथ मिला करके पढ़ना, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये आपका 99 में पूछा गया है, ठीक। चलिए देखिए, अब आप देखते हैं सवाल नंबर 26, ठीक है। अभी देखिए मात्र 30 मिनट हुए हैं और 30 मिनट में हमने 25 सवाल कर लिए और आपको पढ़ा करके समझा करके। तो हम ये चाहेंगे कि जब आप इसको दोबारा सॉल्व करिएगा तो जितने सवाल उतने सेकंड अगर हो जाए तब तो और अच्छी बात है। अगर उतने सेकंड नहीं हो पाते तो कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड या बहुत ज़्यादा तो 30 सेकंड, एक सवाल पे 30 सेकंड से ज़्यादा का समय मत दीजिएगा, तब तो लगेगा कि हाँ हमने पढ़ाई की है। जब आपको हम यहाँ समझा करके, बता करके, उस पर उसको डिस्क्राइब करके, है ना, उसको एक्सप्लेन करके आपको जितने सवाल उतने मिनट हम लगा रहे हैं, तो आप तो पढ़े रहेंगे। तब जब आप पढ़े रहेंगे तब उसको जो है सवाल को सॉल्व करने में कम लगना चाहिए। आप देखो तुरंत टिक मार के आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अभी देखो ऊपर वाला ही सवाल है लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये सवाल पहली बार पूछा गया 1999 उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में, ठीक है। और 1999 के 2 साल के बाद 2001 में फिर से यही सवाल मॉडिफाई करके थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करके यहाँ पे देखो पूछा गया। फिर 2002 में फिर पूछा गया, 2003 में फिर पूछा गया है। बात समझ रहे हैं इसको? तो सवाल अब देखिए एक ही सवाल, अब चूंकि सवाल इंपॉर्टेंट हो गया है तो उस सवाल को देखो पीसीएस प्री 99, फिर 2001, फिर यूडीएलडी मतलब समीक्षा अधिकारी 2002 में और फिर पीसीएस प्री 2003 में। तो वही सवाल घूम घूम के आते रहते हैं। इस नाते पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग जानते रहिए। और यहाँ तक कहा गया है कि पीवाईक्यू के 70 सवाल आने ही आने फिक्स हैं। 150 सवालों में 70 सवाल फिक्स होता है हर साल, ठीक है। अब मैं आपसे इसी बार बता दे रहा हूँ, इस बार भी सवाल वहीं से उठाए जाएंगे, इन्हीं सब। अब देखो भाई, हमने आपसे कहा ना सवाल वहीं से उठाए जाएंगे। अब देखो सवाल है समता की, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है सवाल नंबर 25 में, ठीक है, वही सेंटेंस
26 में भी है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो आप कहोगे कि क्या कोई सवाल बाहर से आया, बाहर से नहीं आया है, सवाल भी वही है, टॉपिक भी वही है, सब शब्दों का थोड़ा सा खेल किया गया है, ठीक है, सवाल को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। तो इस नाते मैं आपसे से कहता हूँ कि जब भी आप लोग पढ़ाई करिए तो आप भी इसी प्रकार से ही अपने अपने सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी थोड़ा सा देखने समझने का प्रयास किया कीजिए, है ना। क्योंकि जब आप अधिकारी कल को बनोगे तो आपको 360 डिग्री ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी फैसला क्या किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर हाँ तो आप उस फैसले को नहीं देंगे, ये आपका नैतिक दायित्व है, ठीक है। महात्मा गांधी साहब ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि आपके द्वारा किए गए कार्य से समाज को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप तो अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो जब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपका ऐसा कोई भी फैसला जब आपने दिया है वह आज ही नहीं भविष्य में कभी भी किसी के खिलाफ वो जो है प्रतिशोध ना पैदा करे, ठीक है। इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए। तो ये बातें आज ही से आप अपने दैनिक जीवन में उतारना प्रारंभ कर दीजिए कि आप कोई भी ऐसी बात ना बोले, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो भविष्य में दिक्कत पैदा करे, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है इन सब आदतों को अपने अंदर इनबिल्ट करना प्रारंभ कर दीजिए कि आपके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला वो हमेशा के लिए अच्छा ही हो, ठीक है। मान लीजिए आपको फैसला लेने में समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा डिले कर सकते हो, आज मत फैसला करिए, कल करिए, परसों करिए, तो करिए, 2 दिन बाद करिए, लेकिन आप जो भी फैसला लीजिए उसका सही इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। वह किसी एक के या किसी एक पक्ष को ध्यान में रख करके मत करिएगा। आप हमेशा न्यूट्रल रहा करिएगा, मध्य मार्ग अपनाइएगा कि उससे दोनों को फायदा हो, पक्ष को भी और विपक्ष को भी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान हमेशा रखा करिएगा। बौद्ध धर्म में एक ही बात कही गई है, मध्य मार्गी बनिए, तो बहुत अच्छी बात कही गई है। तो आप लोग भी मध्य मार्ग ही अपनाइए, क्योंकि मध्य मार्ग अपनाएंगे तो उससे सबका फायदा होगा। और अगर आप किसी के साथ पक्षपात कर देंगे तो भविष्य में दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। अगर आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर अधिकारी वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए, और इसके लिए ट्रेनिंग तो होगी, लेकिन ट्रेनिंग में आपके अंदर नैतिकता नहीं डाली जाती है, नैतिकता आपको खुद से इनबिल्ट करनी पड़ती है, ठीक है। नैतिकता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन नैतिकता को आप अपने अंदर किस किस प्रकार से आत्मसात करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस नाते आप अभी से इन सब चीज़ों को अपने अंदर डालना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 27। 27 क्या कह रहा है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो सबको पता है, सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी 17, और ये हमेशा पूछा जाता है, घुमा घुमा के कई बार पूछा गया है। देखो सवाल नंबर 28, चलो 28 में क्या कह रहा है, वही बात पूछ रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में है, तो अनुच्छेद 17 में है, बी ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की बात हुई है, तो डी वाले में है ना, अनुच्छेद 17। फिर वही सवाल देखो 30 में आया है कि 17 का संबंध किससे है, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 में फिर वही बात है कि छुआछूत मतलब अस्पृश्यता, उन्मूलन किससे संबंधित, तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो पीसीएस में UDLDA उत्तराखंड है ना, आसान सवाल है, इस नाते ये हमेशा पूछा जाता है। बात करते हैं 32 की, ज़्यादा तो नहीं हो रहा भाई, सवाल नंबर 32। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 32। आज कम से कम 50 सवाल हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना, बाकी चीज़ें कल देख लिया जाएगा। सवाल नंबर 32 देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 32, है ना। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। तो किस में है, 17 में है। 20 में वाली है बात नहीं, 18-19 की बात है नहीं, तो होगा किसका, 17 की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेंटेंस को मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो इसको आप इसी रूप में अपने नोट्स में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 33 की, सवाल नंबर 33। ये थोड़ा सा टफ सवाल है, ये पूछा गया है 2020 IAS पेपर में, ठीक। क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो आप सबको पता है, बोलो भाई। अस्पृश्यता की बात कही जा रही है, लेकिन अस्पृश्यता की बात कहने के साथ साथ वो कह रहा है कि इसके विरुद्ध संरक्षण की किस में कहा गया है? बोलो भाई। ये कहा गया समता का अधिकार, मतलब सबके साथ आप जो बराबरी का भाव रखेंगे, ठीक है। शोषण वाली बात तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। स्वतंत्रता से यहाँ कोई मतलब है नहीं, और संवैधानिक उपचार से कोई मतलब यहाँ है नहीं। और आपको पता कि अस्पृश्यता का अनुच्छेद कितना है? 17। और ये किसके अंतर्गत आता है? समता के अधिकार में 14 से 18। तो इसके बीच ही में तो आएगा भाई 17, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। चलिए बात करते हैं 34 की, कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? चलो भाई, कानून बना करके, बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात। शिक्षा की उन्नति के द्वारा, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है जन जागरण के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। चौथी बात कह रहा है कि नौकरियों में प्रवेश दिला करके, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अस्पृश्यता को हम जो है नौकरी में उनको प्रवेश दिला करके अस्पृश्यता को ख़त्म कर लेंगे, ऐसा नहीं संभव है। उसके लिए हम कानून बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा में उन्नति में करवा करके उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जन जागरण के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों सही है, लेकिन जो चौथा वो नहीं सही है। तो जहाँ पर 1 2 3 हो वही आपका सही, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया। और ये पूछा गया है कब? 92 में, PCS में। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए वाला। चलो बात करते हैं 35 की, और ये पूछा गया BO माने SDI साहब की वैकेंसी 2019 का सवाल है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए, ए और आर, ठीक है। चलो, कथन क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। मतलब क्या हुआ? संरचनात्मक हिंसा मतलब क्या? जो हमारा समाज है वो क्या होगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा, है ना। अब हिंसा का मतलब मारना ही नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो समाज है वो छुआछूत की वजह से क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसका जो आधार है, ये क्यों ऐसा होगा, उसका जो रीजन दिया गया, देखो यहाँ पर दिया गया कारण ना, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। आप सबको पता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये फला जाति के हैं या फला धर्म के हैं और ये फला धर्म के हैं, तो इस नाते ये इनके साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे। ये जो धार्मिक स्वीकृति थी, इस वजह से ये जो बात आई है कि संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और जो इसका रीजन है वह भी सही है। तो अगर ये कहीं बात है तो लिख लो उसको। तो ये देखो ए आर दोनों सही, ठीक है। और आर जो ए की सही व्याख्या करता है, ये बात सही। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये अभी पूछा गया BO 2019 का सवाल है, ठीक है ना। देखो भाई, सेंटेंस पे आप लोग ध्यान दीजिए, सेंटेंस को कितनी बार मॉडिफाई किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझिए, है ना। और यहाँ पर देखो लिखा गया है कि संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है तथा इन्हें अवसरों से वंचित करता है। वही हमने कहा ना कि समाज हमारा बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वही वाली बात यहाँ पर भी लिखी गई है, ठीक। बाकी और भी बातें उनको पढ़ लीजिएगा, है ना। बात करते हैं सवाल नंबर 36 की, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? अब देखो 14, 15 और 16 ये तीनों एक ही में आते हैं। आपको पता है कि समानता का अधिकार है, तो 14 भी है, 15 भी और 16। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 19 है ये आपका अलग हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हैं और ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीयों और विदेशी दोनों को मिले हैं, तो वहाँ पर आता है आपका ये अनुच्छेद 14। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। इस सवाल में 14 वाला भी हो सकता है और 19 वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो इस नाते जो इसका आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो स्टार लगा दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम जो किसी एक ऑप्शन को सही नहीं मान सकते, है ना। देखो जो हमारा जो पहला दृष्टिकोण है देखने का, उसमें हम ये कह देंगे कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये तो भाई एक टोकरी में आ गया,
ठीक है। हमारे पास दो टोकरी, एक टोकरी में 14, 15, 16 आ गया और दूसरी टोकरी में आ गया 19। तो 14, 15 और 16 तो हमारा एक साथ हो गया, तो जो 19 है वो हमारा अलग हो गया। ये तो हमारा पहला दृष्टिकोण रहा। लेकिन जो हमारा दूसरा दृष्टिकोण है उसमें हम ये कह रहे हैं कि ऐसे देखिए यहाँ पर हमने आपको अपने पीडीएफ में ये बात स्पष्ट रूप से लिख दी है। चलो यहाँ पे देखो, सबसे लास्ट बात कल वाले क्लास, इस क्लास की जो सबसे लास्ट बात थी उसमें यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय और जो विदेशी है उनको भी प्राप्त अधिकार। यहाँ पर देखिए 14 आ गया ना, और यहाँ पे देखिए 15, 16 और 19 आ गया। तो जो 14 है, तो इस दृष्टिकोण से जो है ऑप्शन नंबर यहाँ देखो, इस दृष्टिकोण से आपका जो है यह भी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए जहाँ पे लिखा 14 यह भी सही हो सकता है, और ऑप्शन नंबर 19 ये जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ये पहले दृष्टिकोण से सही हो सकता है। तो इस नाते जो है आयोग ने इस सवाल को काट दिया था कि यह भी सही हो सकता है और यह भी सही हो सकता है। ठीक, लेकिन जब आप प्रथम दृष्टया देखेंगे, जो लोग पहली बार इसको देखेंगे वो क्या कहेंगे कि 14, 15 और 16 तो भाई एक ही साथ है, 19 वाला अलग होगा, इसी पर टिक मार देते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा आप और डीप पढ़े रहेंगे तब आप ये छांट पाएंगे कि जो 14 वाला है ये जो दोनों के लिए, भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी है। लेकिन 15, 16 और 19 ये जो तीन हैं, 15, 16 और 19 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। तो इस बात को आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 37 की, कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो कि हैं कौन से भाई? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19, 20, 21 और 22, ये जो 4 अधिकार आपके हैं वो कहाँ से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार है। पूछा गया है 16 पीसीएस मेंस में। ठीक, अच्छा, जितनी आसानी से हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं और सवाल आपको आसान लग रहा है, वास्तव में ऐसा है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने पीडीएफ पढ़ा है, इस नाते आपको ऐसा लग सकता है कि आसान है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पहली बार पढ़ेगा तो उसको टफ ही लगेगा, है ना। तो टफ भी कुछ नहीं है, आसान भी कुछ नहीं है ना। बस बात है कि उसको देखने समझने की। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीडीएफ को एक बार अच्छे से 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से पढ़िएगा, और जहाँ पर भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको हमने लाल या नीला कर दिया है, मैक्सिमम जगहों पे लाल ही किया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे लाल आपको दिख जाए मतलब है कि वो चीज़ें या तो पीवाईक्यू में पूछी गई हैं, या तो इम्पॉर्टेंट है, या तो आने वाले समय में पूछी जाएंगी। ठीक, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जितने आपके पीवाईक्यू हैं, ठीक है, पिछले 30 सालों के, और 30 सालों के पीवाईक्यू मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। जितने पीवाईक्यू अभी तक किताब में छप के आए हैं सारे हमने यहाँ पे छांट करके अलग कर लिए हैं। ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो इस नाते जो आपकी पकड़ उस विषय पे, उस टॉपिक पे अच्छी बन जा रही है ना। लेकिन आपसे उम्मीद यही है कि 2, 3, 4 बार आप पीडीएफ पढ़िएगा, और 2 ही 3, 4 बार, 5 बार आपको इसको पढ़ना है, पीडीएफ, ये जो आपका पीवाईक्यू है। ठीक, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 38 की, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की समानता के मूल अधिकार का प्रावधान है? बताओ भाई, भाषण की बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 19 के 1 में। तो 19 वाला ऑप्शन सही, मतलब बी ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जब हम पीडीएफ दिखा रहे थे तो वहीं पर भी इस बात को लिख दिए थे। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में लिखी गई है। अनुच्छेद 19 से 22, ये देखो यहीं पर ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात लिखी गई होगी। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसी में कहीं लिखा गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद, ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है आपके अनुच्छेद 19 में, है ना, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसी के अंतर्गत आपका आता है प्रेस की स्वतंत्रता, है ना। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं सवाल नंबर 40 की, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात, फिर वही आ गया 19, है ना, जान लीजिए इसको। अब देखिए
फिर देखो वही सवाल 41 में कि प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु आज़ादी अंतर्निहित है किसमें है? 19 के 1 के ए में। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति की बात कर रही है। तो अभिव्यक्ति जो है हम लिख करके, हम पोस्टर चिपका करके, अपनी बात बैनर से छपवा करके, अखबार के रूप में उसको में छपवा करके हम अपनी अभिव्यक्ति जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। चलो भाई, तो इतना ही रहने दें कि और आगे चलें? बताइए। चलिए, अच्छा आगे देख लेते हैं, है ना। सवाल नंबर 42 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 42 में कि भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के रूप में व्यापक स्वातंत्र में निहित है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। नहीं, ऐसी तो कोई बातें नहीं है, हटा दो इसको। देश में विधि के शासन में प्रवर्तन से उद्घृत होता है, ऐसा भी नहीं है, शासन वाली कोई बातें इसमें नहीं होती है। और ये पूछा गया 94 यूपीएससी में, तो या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर बी होगा। तो ए और बी में जो सबसे अच्छा हो उसी को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर संविधान अनुच्छेद 19(1) के ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के बिल्कुल व्यापक वाली बात नहीं होती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से, हाँ विशेष रूप से उपबंधित है, ये बात सही है। तो जो इन दोनों में अगर बात कही जाए तो हम यहाँ पर ए वाले को ही सही मानेंगे। ठीक है, ये आपका कब पूछा गया है? 94 में पूछा गया, IAS 94। ये देखो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए आ गया आपका सवाल नंबर 43। इसमें क्या कहा जा रहा है भाई? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बताओ भाई, हम इसमें क्या कह रहे हैं? हम इसमें जो अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हम देश के प्रति अब क्या है, सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं? हम अपने घरों के छत के ऊपर झंडा फहरा रहे हैं। तो ये क्या हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखो कौन सा इसमें 14 समानता वाली कोई बातें इसमें नहीं हो रही है, समानता की बात। 21 की बात इसमें जीने मरने कोई बातें नहीं हो रही है। 25 वाली कोई बात ही नहीं है। अब कह रहा कि उपरोक्त में से ए में से कोई नहीं, अथवा तो जब कोई नहीं वाली बात होगी नहीं, एक से अधिक वाली बात होगी नहीं, तो आप होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, झंडा फहराना ये क्या है? ये हम देश का सम्मान कर रहे हैं, हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, झंडा फहरा करके देश का सम्मान कर रहे हैं। तो ठीक है, फहराइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ है। यहाँ पर देखो एक बात लिखी भी गई है कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति के, देखो यहाँ पे देखो लिखा भी गया, अभिव्यक्ति का प्रतीक है। अगर आपको अभिव्यक्त करना है कि हम देश से प्रेम करते हैं या हम सम्मान करते हैं, तो आप झंडा फहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके अभिव्यक्ति की बात हो रही है। तो जब अभिव्यक्ति की बात आएगी तो आपके किस अनुच्छेद में आएगी? 19 में आएगी, जाहिर सी बात है। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये तो अच्छी बात है भाई। चलो बच्चों, आगे देखते हैं सवाल नंबर 44। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? चलो पहला छोड़ते हैं। घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते, पता नहीं क्या लिखा है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब यही वाला आपका ऑप्शन जो है सही होगा। कह रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो ये तो आता है ना भाई कि हाँ आप शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, तो ठीक है, आता है। और हथियार नहीं रखना चाहिए और एकत्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आप बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार चाहे तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है यही वाला नहीं होगा, तो यही वाला आपका ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये झारखंड पीछे 2013 का सवाल है। ठीक, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 45 की। 45 में क्या कहा जा रहा है कि
कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? वो बताओ भाई, किसके द्वारा नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, इससे कोई मतलब नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपना क्या कहते हैं, अपने फैसलों में निर्णय लेने के लिए क्या है, आज़ाद हैं, सक्षम हैं, ठीक है। तो संप्रभुता की तो कोई बातें नहीं होगी। लोक व्यवस्था से कोई मतलब खास है नहीं। न्यायपालिका का अपमान, ये क्या मतलब भाई, न्यायपालिका का अपमान? तो जब तीन नहीं होगा तो ये चौथा आपका ऑप्शन बच रहा है। अवांछनीय आलोचना कह रहा है कि किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अवांछनीय आलोचना, देखिए अब इसमें भाई देखो, कॉन्सेप्ट या किसी चीज़ का कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा था, तो जब नहीं बैठ रहा था तो हम इसको जो एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। तो हमने छांट दिया कि पहला नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो बचा हमारा डी या फिर ई। तो जब ई दो कह रहे सब उपरोक्त में से सभी, तो ये सभी कहाँ से होगा भाई? तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, बच हमारा क्या गया, यही होगा। अब इसमें क्या बात लिखी है, कैसे लिखी है, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम छटनी करके भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 46 की। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? बताओ भाई, जीने का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 21, सबको पता है। कुछ कहना है इसमें? कुछ नहीं कहना है। उत्तराखंड पीछे 2016। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आता है जीवन जीने का अधिकार, है ना, अनुच्छेद 21। चलिए बात कर लेते हैं 47 की, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? इस बात को, ये थोड़ा सा नया हमको लग रहा है, ये आपका अनुच्छेद 21 में आ रहा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। 21 में कह रहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस बात को थोड़ा सा हमने जो है साइड में लिख दिया है आपने नोट्स में, जब आपने देखा ना विशेष शब्दावली, उसके नीचे जहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है वहाँ पे इस बात को लिखा था, लेकिन उस बात का इस प्रकार से मतलब यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। 48 की बात करें अगर हम, तो इसमें देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा, देखो भाई, विदेश यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, जीने का अधिकार, ठीक है। हम चाहें तो इंडिया में जिए, हम चाहें तो विदेश में जिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 21, ठीक है ना, विदेश यात्रा की बात कर रहा है, और ये पूछा गया है पीछे 97 में, है ना। अब देखिए कोहली साहब के बारे में अभी देखिए लेटेस्ट बात चल रही है कि कोहली साहब ने ये कहा था कि हम जब वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो हम जो है इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाएंगे, भारत छोड़ देंगे। तो ठीक है, आप वहाँ जिए चाहे इंडिया में जिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो भाई उनकी आज़ादी है। चलिए 48 हो गया, 49 और 50 देखते हैं। 49 में क्या बात है कि निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? बताओ भाई, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता किस किस को मिला है? देखते हैं। आवास का अधिकार, अच्छा ठीक है। विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है। और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो तीनों बातें तो सही हैं भाई, क्या दिक्कत है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है? आवास का अधिकार, बिल्कुल मौलिक अधिकार है, आवास का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप कहेंगे कि सर ये कैसे है? तो मौलिक अधिकार के बारे में एक छोटा सा आपको हम एग्जाम्पल अब आपको बता दे रहे हैं कि आश्रय का जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकार है, ठीक है। आश्रय का जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकार है। इसके बारे में एक कोर्ट केस हुआ था जिसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। एक बार हुआ क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, और वो फैसला था हमारा ओल्गा टेलिस साहब और मुंबई नगर निगम के बारे में, ठीक है। और ये फैसला आया था आपका जो है 1985 में। इसमें ये कहा गया था कि मान लेते हैं सड़कों पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हम मानते हैं कि लोग रहते हैं और उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाए, या अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा, मानते हैं कोई समस्या होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको बेघर कर दीजिए। अगर कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी अगर ये चाहे कि उनको हम बेघर कर दे, कोई भगा दे, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है,
क्योंकि इसके इसके संदर्भ में जो है मुंबई हाई कोर्ट ने एक फैसला अपना दिए, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक फैसला 1985 में दे रखा है कि सबसे पहले आप उनके रहने की व्यवस्था करिए, उसके बाद तब आप उनको हटाइए वहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहुँचे अपने अपने दल बल लेकर के और उनको लगे वहाँ से भगाने, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आश्रय का अधिकार जो है उनका मूल अधिकार है, ठीक है, वो कहीं पर भी रह सकते हैं, है ना। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती कब्जा करके तो रह नहीं रहे हैं। आपने शहरों में बहुत जगह ऐसा देखा होगा, ठीक है, कि लोग जो सड़कों के किनारे अपना जो झुग्गी झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं, तो आप उनको एकाएक जा करके वहाँ से भगा नहीं सकते हैं। पहले आप उनके रहने का इंतजाम करिए, तब आप उनको वहाँ से प्रतिस्थापित करिए, ठीक है, वहाँ से उनको प्रतिस्थापित करना, भगाना नहीं है। इस बात को जानते रहिएगा। तो जो आवास का अधिकार है वो है मौलिक अधिकार। फिर विदेश यात्रा का अधिकार अभी आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है, और समान कार्य के लिए समान वेतन आपको पता ही है, तो तीनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, है ना। चलो इसके बाद का हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 50 की। और आज की क्लास का ये कौन सा सवाल है, लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी मतलब 4 को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होगा। बताओ भाई कौन सा होगा। विदेश विदेश यात्रा नहीं, शरण पाना नहीं, एकांतता का अधिकार, ठीक है, कि अगर हम चाहें तो गुफा में रहें, हम चाहें तो समाज के मतलब रोड पे रहें या सबके बीच में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और सोचना पाने वाली तो कोई बात इसमें है ही नहीं है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है एकांतता का अधिकार, ये आपका हो सकता है। इसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप काहे गुफा में चले गए या कहीं आप एकांत में रह रहे हैं, भाई रह रहे हैं, उनके अपने फलसफे होंगे होंगे किसी की याद में, तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। एकांत में रहें चाहे जहाँ रहें, ठीक है ना। तो एकांत में आपका रहने का अधिकार है, आप चाहे तो एकांत में रहिए, आप चाहे तो लोगों के बीच में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में इसी बात की तो आज़ादी है, ठीक है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार से जो है हमारे आज की क्लास में 50 सवाल पूरे हुए, ठीक है। बाकी जो जो सवाल आप इसको करिएगा, अगर समय मिला तो इसको भी आगे करवाने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक में इस क्लास में आपको शायद 3 से 4 ऐसे पॉइंट मिले होंगे जो थोड़े से नए मिले होंगे, तो उसको आप लोग अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, है ना। बाकी चीज़ें आपके पीडीएफ से मैच कर जा रही हैं, मिल जा रही हैं। तो आप सबसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि पूरी पीडीएफ 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा क्लास की पीडीएफ, उसके बाद जो पीवाईक्यू है उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में, ठीक।